हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी बहुत एक्साइटिंग फनी सा चैप्टर जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब मैंने ना खरबूजे की जगह कद्दू बना दिया, तो तुम खरबूजे को कद्दू समझ लेना, मतलब कद्दू को खरबूजा समझ लेना, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको कम से कम टाइम में डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना, शिफ्ट मत करना। आए हो तो पूरा चैप्टर ही पढ़ के जाना, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसको पता नहीं आप पोएम क्यों लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर है ना, ये मैपिंग से लिखा हुआ है। मैपिंग जो है पब्लिश हुई थी 1981 में, और इसके अंदर काफी सारी पोएम्स थी जिसकी कलेक्शन, पोएम्स की कलेक्शन बाय विक्रम सेठ, ठीक है। तो उसमें से ये एक लिया गया है। अच्छा, तो क्या होता है, अब इसको ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो ये जो मेलन सिटी है ना, इस सिटी के जो लोग हैं उनको कौन रूल करता था? एक किंग, एक राजा रूल करता था उस सिटी को, जिस सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, मेलन सिटी की। और वो राजा बहुत ही ज़्यादा जस्टिस वाला था और बहुत शांत सा था, मतलब सारे निर्णय जो है वो एकदम रूल्स के, जस्टिस के हिसाब से वो लेता था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फेयर था, मतलब किसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देता था, और अपनी प्रोसीडिंग्स में, यानी कि अपनी जो आगे आगे की प्रोसीडिंग्स चलती थी, उसके काम चलते थे, उसमें बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव से वो रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसने ऑर्डर दिया एक आर्क का। आर्क देखा है आपने? ऐसी होती है, ऐसे गोलाई टाइप की, जिसमें से एंट्रेंस वगैरह होती है। तो उसने ऑर्डर दे दिया कि आर्क बनाना, जो हमारी सिटी है, जो हमारा टाउन है, उसके मेन रोड पर ऐसी आर्क बननी चाहिए, ठीक है, ताकि एंट्री के लिए। और उन्हें ऐसा लगा कि वो अच्छा सा एक, मतलब आई साइट के लिए काफ़ी मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अच्छी साइट बन जाएगी, लोग बाग हमारी सिटी को जानने लगेंगे, और जितने भी स्पेक्टेटर्स है, जो देखने वाले, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनको दिखेगा गुड साइट, अच्छी लगेगी वो आर्क, ठीक है। तो क्यों किया वो, किंग का ऑर्डर था, तो वो उसको आर्क को बनाने के लिए लग गए, सारे के सारे जितने भी वर्कमैन थे, है ना। और उन्होंने आर्क वगैरह बना दी, और जो टाउन है ना, उसके मेन रोड पे वो अब हो गई थी। तो उसके इनॉर्गेरेशन के लिए जाते हैं किंग वगैरह, है ना। तो किंग जाते हैं उसके इनॉर्गेरेशन के लिए, मतलब उसके कटिंग, मतलब रिबन कटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। सो देयर द आर्क हिट। अब जैसे ही वो उस आर्क में से चलने लग गए ना, तो उनका जो ताज है, आर्क ने क्या किया, गोलाई ने क्या किया, उस गोलाई के कारण उनके सर से ताज जो है वो नीचे गिर गया, फेल डाउन हो गया। तो वो इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि आर्क जो थी वो नीचे थी हाइट में। अब उनके एक्सप्रेशन, जैसे ही उनके सर पे से ताज गिरा ना, उनके एक्सप्रेशन तो अचानक से चेंज ही हो गए, और ऐसा लग रहा था उनके चेहरे को देख के जैसे वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर में, मतलब बहुत ज्यादा दुखी से हो गए, उन्हें मजा नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो मेरी बहुत बुरी घोर बेइज्जती हो गई है ना। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े गुस्से गुस्से में बिल्डर्स वगैरह बनाए, बिल्डर्स वगैरह को बुलाया, उनके चीफ को बुलाया कि तुम्हारी वजह से आज मेरा इतना अपमान हुआ है, और अब तुम्हें फांसी की सजा होगी, मतलब हैंगिंग होगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, किंग का जैसे ऑर्डर हुआ कि अब तुम्हें फांसी वगैरह होगी, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को बुलवा के रोप्स यानी कि रस्सियां लगवा दी, और गैलेंस वगैरह लगा दिए। गैलेंस क्या होते हैं? एक वुडन, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, a wooden frame used in past for killing the people by hanging। तो यहाँ पर एक वुडन का फ्रेम होता है ऐसा, और यहाँ पर इससे क्या होता है, इस फ्रेम से लोगों को मारा जाता था पुराने टाइम में, ठीक है। तो ऐसा होता था गैलन, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अच्छा, सो चीफ ऑफ बिल्डर्स ने देखा कि अरे ये तो हमें टांग देंगे, हमें फांसी की सजा होने वाली है। और फिर क्या किया, जितने भी बिल्डर्स थे और जो चीफ था बिल्डर्स का, उन सबको ढूंढ लिया गया और उन सबको बुलाया गया किंग के सामने, ताकि उनको फांसी वगैरह हो जाए। जैसे ही वो किंग को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, और उनको कहते हैं कि हमारा बिल्डर्स का कोई वो दोष नहीं है, हमने तो सब कुछ सही करा था, ये जो हम मिस्त्री वगैरह थे, वर्कमैन वगैरह थे, मजदूर जो लोग थे, उनकी गलती है, ठीक है। तो उन्होंने अपना ब्लेम जो है वो दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब वो जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा जस्टिस वाले हैं, शांत स्वभाव के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो किंग ने फटाफट से जितने भी वर्कमैन थे उनको बुलाया, और उनको कहा कि अब तुम्हें फांसी की सजा होगी, ठीक है। सो दिस हिट द वर्कमैन विद सरप्राइज। अचानक से वर्कमैन को बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलता है कि क्यों, हमें क्यों फांसी होगी, ऐसे ऐसे करके वो थोड़े घबरा भी जाते हैं। सो दे पॉइंटेड आउट दैट इट वाज नॉट देयर फॉल्ट। वो कहते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है, आपने जो ये ब्रिक्स थी, जो ये ईंटें थी, वो सही साइज की मंगवाई नहीं, हमें सही साइज की ईंट मिली नहीं, तो इसमें हमारा क्या दोष है, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद जो किंग है
उन्होंने ब्रिक्स वाले को बुलाया, ठीक है। सो ये सब सुनने के बाद इट वाज द ब्रिक्स, ये ब्रिक्स ही थी जिसकी वजह से रॉन्ग साइन हुआ और किंग ने क्या करा, मेसन्स को बुलाया, ठीक है। मेसन्स को बुलाने के बाद मेसन्स जो थे, जितने भी जो ब्रिक्स वाले थे, उनको बुलाया और वो किंग के सामने बड़े ऐसे ऐसे कांप रहे थे, थर 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 कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि जी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी ब्रिक्स की कोई गलती नहीं है, ये तो आर्किटेक्ट है जिन्होंने हमें नक्शा दिया था, आर्किटेक्ट की वजह से ये सब हुआ है ना, तो आर्किटेक्ट को बुलाओ आप, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फिर किंग जो है आर्किटेक्ट को भी बुला लेता है और उसको कहता है कि तुम्हारी गलती है। किंग जो है आर्किटेक्ट को कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही फांसी की सजा वगैरह मिलेगी, गैलेंस पे तुम्हें ही रखा जाएगा। सो इंस्टेंटली आर्किटेक्ट जो कहता है कि मेरी क्या गलती है इसमें, आपने ही तो लास्ट मिनट पे प्लान चेंज करवाया था, मेरा प्लान तो कुछ और था, आपने ही मेरे प्लान में दखलंदाजी करके थोड़े बहुत चेंजेस करवाए थे नक्शे वगैरह में, तो ये तो आप ही की वजह से हुआ है। तो आर्किटेक्ट ने क्या किया, किंग के ऊपर ही डाल दिया, ठीक है, मतलब सारा ब्लेम वगैरह। फिर क्या हुआ, दिस इनडायरेक्टली इंडिकेटेड, इसने क्या इंडिकेट किया, तो किंग ये दिखाता है कि सारे का सारा करा धरा जो है गलत आर्क बनने के पीछे वो किंग का ही है। तो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया और लेकिन वो बहुत, मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बहुत जस्ट और प्लेसेड था, बहुत ही ज़्यादा शांत था और जस्टिस वगैरह करता था। तो फिर उसके बाद भी वो बहुत गुस्से में हो जाता है क्योंकि सारा दोष अब उसके ऊपर डल जाता है। उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन बन चुकी है और मुझे किसी को कंसल्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे इंसान को बुला के लाओ जो अभी तक जिंदा है और बहुत ज़्यादा माहिर है, शातिर भी है, ठीक है। सो उन्हें एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान मिल जाता है, उसे रॉयल कोर्ट बुलाया जाता है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा सा हो जाता है, होता है वो जो वाइज मैन होता है, और ना तो वो अच्छे से देख सकता, ना वो अच्छे से वॉक कर सकता था। तो उनकी एज के हिसाब से उनके अंदर बहुत समझ भी थी क्योंकि वो इतने बूढ़े थे, तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कितना सारा, है ना। सो ही फाइनली स्पोक्स इन हिज एक्सट्रीमली शेकी वॉइस, तो उन्होंने फाइनली बोलना स्टार्ट किया बहुत अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, और उन्होंने कहा कि the one at fault must be executed and it is the ark that striked off the king's crown। तो क्या बोला उन्होंने कि जिसकी गलती है उसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसी को फांसी वगैरह देनी चाहिए, और ये आर्क की गलती थी जिसकी वजह से किंग का जो क्राउन है वो नीचे गिरा, तो इसलिए आर्क को हैंग कर देना चाहिए, ठीक है। सो ये वाइज मैन के ओपिनियन को सुनने के बाद आर्क को ले जाया गया, पब्लिक वगैरह खूब इकट्ठी हो रखी थी रॉयल कोर्ट के बाहर, और उसके बाद आर्क को ले जाया गया फांसी के लिए। लेकिन कोई एक मिनिस्टर था रॉयल कोर्ट में से ही, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया कि अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड बी डिसग्रेसफुल टू हैंग समथिंग दैट टच द हेड ऑफ देयर माइटी किंग। वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल या फिर अजीब सी बात होगी कि हम किसी ऐसी चीज़ को लटका रहे हैं जिसने हमारे किंग के सर को छुआ है, तो ऐसे से वो कहते हैं। तो किंग जो है उन्हें भी अप्रोप्रिएट लगा कि हाँ ये तो गलत ही चीज़ है। बाय दिस टाइम द क्राउड बिकेम अनसेटल, और इस टाइम तक बहुत सारा जो क्राउड है वो आ चुका था, काफ़ी भीड़ लग गई थी रॉयल कोर्ट वगैरह के बाहर। सो दे वांटेड एग्जीक्यूशन ऑफ वन एट फॉल्ट, कि मतलब वो सारे चाहते थे कि कोई ना कोई किसी ना किसी को फांसी हो ही जाए, इसलिए तो वो इकट्ठा हुए थे। सो द किंग बीइंग जस्ट इन प्लेस, अब जो किंग था वो बहुत न्याय वाला था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा लोग क्योंकि मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हो और आप चाहते हो कि मैं किसी ना किसी को लटका दूं, किसी जिसकी गलती है फांसी पे उसको लटका दूं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कौन इस चीज़ के लिए, मेरे अपमान के लिए गिल्टी है, और उसी को हम लटकाएंगे। तो उन्होंने फर्दर क्या कहा, ही फर्दर एडेड दैट इफ द नेशन वांट्स अ हैंगिंग द गिल्टी, वो कहते हैं बाद में कि अगर पूरा नेशन ये चाहता है कि मैं किसी को लटकाऊं जिसने गलती करी है, तो वंस डिसाइडेड वुड बी हैंग्ड विदाउट द फर्दर डिले, तो एक बार डिसाइड होने दो, उसके बाद बिना कोई डिले के हम उसको लटका देंगे, ठीक है। To ascertain the one to be executed, they set up a noose and the one to fit in that would be hanged. Each man was called and measured one by one। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे फंदा सा लटका दिया ऐसे वाला, और जो भी मतलब जैसे जिसकी हाइट वगैरह, जो भी इंसान इसके अंदर फिट होगा उसकी गलती होगी और वो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। सो नूज जो था, मतलब वो जो फंदा टाइप था, वो थोड़ा ऊपर की हाइट पे लटका रखा था, मतलब जो इंसान काफ़ी ज़्यादा लंबाई की हाइट में मतलब लंबा होगा वो अच्छे से उसमें फिट हो जाए और उसी को ही लटकाया जाएगा। तो सबके सब इंसान जो इसके अंदर मेजर हो रहे थे, कोई भी आ नहीं पा रहा था उस फंदे तक, और एक जना आया उस फंदे में, वो कौन था, किंग स्वयं ही थे, ठीक है।
तो फाइनली क्या हुआ कि जैसे वो बहुत ज़्यादा जस्ट एंड प्लेसेड थे, तो वही फंदे में ही फँस गए और उन्हीं का फिर बाद में खचाखच हो गया, मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी गई जो लॉ था उसके हिसाब से। द मिनिस्टर्स ऑफ रॉयल कोर्ट वुड हैव द साइन ऑफ रिलीफ एज दे फाउंड समवन टू बी पुट टू डेथ फॉर द फॉल्टी आर्क। तो रॉयल जो कोर्ट है उनके मिनिस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम राहत मिली कि जिसने भी ये गलत आर्क बनाई है उसको मतलब बनवाई है उसी को डेथ के लिए हवाले दे दिया था। दे फियर दैट, अब रॉयल कोर्ट के मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा फियर चढ़ने लग गया था दैट इफ़ दे वुड हैव नॉट फाउंड समवन, कि क्या पता अब उन्हें कोई नया राजा मिले या ना मिले, द डिसऑर्डरली क्राउड वुड बीइंग क्वेश्चनिंग द पावर एंड इंटीग्रेटेड ऑफ द पावर वेस्टेड इन द क्राउन। और जितनी भी भीड़ वगैरह इकट्ठी हो रखी थी वो सब क्वेश्चन करने लगे कि अब हमारा नेक्स्ट राजा कौन होगा, कौन हमें रूल करेगा, इस तरीके से, है ना। लॉन्ग लिव द किंग एवरीवन सेड, सबने जितने भी क्राउड वगैरह थे किंग के मरने के बाद सब ऐसे करने लग गए, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। इट ब्रिंग्स आउट द आयरनी, इसके अंदर से एक चीज निकल के आती है, एक आयरनी निकल के आती है कि बिकॉज द किंग दैट वर हेलिंग फॉर वॉज नो लॉन्गर अलाइव। लॉन्ग लिव द किंग का क्या मतलब है कि जो किंग उनको पहले रूल करता था वो है ही नहीं। सो दे वॉन्टेड देयर किंग टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, वो चाहते थे कि अपने वो उनका किंग बहुत लंबी लाइफ जिए। ऑन दी अदर हैंड वो थोड़े रिलीफ में भी थे क्योंकि सबकी जान वगैरह बच गई, है ना। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत इनडिसिसिव थे, मतलब अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे कि कौन हमारा नया किंग होगा, उसको कैसे चूज करेंगे। बट रीजनेबल एज दे सेंट आउट ऑफिशियल मैसेंजर्स, तो उन्होंने अपने दूतों को यानी कि ऑफिशियल मैसेंजर्स को भेजा कि नेक्स्ट रूलर कौन होगा। तो कहते हैं कि नेक्स्ट रूलर वही उसी से पूछा जाएगा जो सिटी गेट से एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंसान जो भी सिटी गेट से एंटर करेगा उससे पूछा जाएगा कि हमारा नेक्स्ट राजा कौन होगा, ठीक है। सो द वन चूजन बाय हिम वाज डिक्लेयर्ड किंग एंड विद ड्यू सेरेमनी वाज द कस्टम, और जिसका भी नाम वो इंसान लेगा तो उसी को राजा घोषित किया जाएगा विद पूरी सेरेमनी के साथ। अब ये वही बात है, कद्दू नहीं है मेलन, तुम समझ लेना, मैंने गलती से कद्दू बना दिया था। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, अब एक इंसान अचानक से सिटी गेट से पास करता है ना। और उसके बाद वैसे तो वो इंसान एक इडियट होता है, तो गार्ड ने उसको स्टॉप किया कि रुक जा अपना, अब बता कि हमारा नेक्स्ट किंग का नाम क्या होगा। तो जैसे वो इडियट तो था ही, तो उसने कहा एक खरबूजा, एक मेलन। तो अब हम उसको तो उसकी मिस्टेक कह ही नहीं सकते क्योंकि सबको पता है कि वो इडियट है। और उसके बाद क्या करा कि नॉट टू कॉल हिज मिस्टेक और एनीवन एल्स, दिस वाज फिक्स्ड रिप्लाई टू ऑल क्वेश्चन एज द मैन वाज फॉन्ड ऑफ मेलन। अब उसने मेलन क्यों बोला, क्योंकि उस इंसान को, जो इडियट था, उस इंसान को बहुत ज़्यादा मेलन्स, खरबूजे बहुत पसंद थे, ठीक है। सो मिनिस्टर्स ने क्या किया, यही बना था कि जो भी नाम वो सिटी गेट से पास होने वाला व्यक्ति लेगा उसी को मेलन मतलब किंग बनाएंगे। अब उसने मेलन का नाम लिया तो मेलन को ही बना दिया, तो उसकी क्राउनिंग सेरेमनी हुई और अब यही बोला गया कि वो खरबूजा ही पूरी सिटी को रूल करेगा और उसी को किंग जो है बना दिया गया। अब मेलन को किंग बना दिया गया बहुत सालों से। और जैसे एंड नाउ व्हेन द एनीवन आस्क्स द पीपल ऑफ द सिटी, अब कोई भी उन लोगों से, उस सिटी के जिसको मेलन रूल कर रहा है, कोई भी उस सिटी के मेंबर्स से पूछता है कि हुआ कैसे, तो कहते हैं कि ये एक customary choice थी। It means that the regulation pushed them towards making a melon of their kings, की मतलब ये एक तो एक चॉइस ही थी और जितने भी रेगुलेशंस रूल्स वगैरह वो हमारे मेलन ही लेते हैं, ठीक है। बट नाउ वो ज़्यादा खुशी हैं, जैसे पहले उनको किंग रूल करते थे, अब जो एक मेलन नॉन लिविंग थिंग रूल करता है, तो वो ज़्यादा खुश है मेलन से, अपने किंग से। क्यों? क्योंकि अब लोग बाग जो है शांति से रहते हैं, फ्रीडम, आज़ादी को एंजॉय करते हैं। दे आर फ्लोरिशिंग विद नो इंटरवेंस बाय देयर किंग, और वो फ्लोरिश करते हैं बिना किसी किंग की इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो आई होप आपको ये अटपटी सी स्टोरी बड़ी फनी सी और प्यारी सी लगी होगी एंड आई होप आपको मज़ा भी आया होगा मेरी वीडियो में। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। ऑल्सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।